हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2025 का मई जून का जो पेपर हुआ था वो स्टैट्स 2 में कॉर्नर्स में, एंड दिस इज आवर क्लास नंबर 3। तो अभी हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है लास्ट क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखना बच्चे, 6A क्या है उसके लिए तो क्वेश्चन पे चलना पड़ेगा। तो आ जाओ क्वेश्चन 6A। Let X denote the thickness in millimeter of spearmint gum manufactured for vending machines. Assume that the distribution of X is normal. ठीक है, X normal है और उसका दिया भी हुआ है मीन 1.20. A random sample of 25 observation was drawn, resulting in a sample mean of 7.8. मतलब ये 1.20 दिया हुआ है, 25 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और सैंपल मीन भी दिया हुआ है। और इन्होंने बोला क्या निकालो। अच्छा, ये 1.20 ना स्टैंडर्ड नॉर्मल का ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये देखो यहाँ पे मिसप्रिंट मिला। एज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज नॉर्मल विथ दिस वन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, नीचे में देखने पे पता लग रहा है। ठीक है, सैंपल साइज जो है वो 25 है, रिजल्टिंग इन अ सैंपल मीन ऑफ 7.8। अब इन्होंने पूछा क्या है, पूछा क्या है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट 1, ये तो सेकेंड पार्ट है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट, फाइंड द अप्रोक्सीमेट सैंपल साइज टू इंश्योर दैट द व्हेन a इज इक्वल टू 0.01। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा है कि क्या दोनों के मीन थिकनेस में कोई मतलब डिफरेंस है, यही है। मिसप्रिंट है तो आप उसको सही कर लो। तो देखो क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, 6 के A के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वाले में मीन हमें दिया हुआ है 7.8 है या 78 है, जस्ट अ मिनट, 7.8 है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 1.20, एन दिया हुआ है 25, म्यू दिया हुआ है 7.5। म्यू दिया हुआ है, वो भी देखो मिसप्रिंट ही है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन आप मान लो। तो करेक्ट क्वेश्चन जो होगा इसका आपके पास अगर कहीं से मिलता है तो देखना, उसमें म्यू 7.5 दिया हुआ है और सैंपल मीन 7.8 दिया हुआ है और पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2, पॉपुलेशन का मीन, सैंपल साइज 25 और ये मीन इतना है इन्होंने पूछा है। और अल्फा है 90, मतलब अल्फा है 0.01%। इन्होंने पूछा है कि क्या पॉपुलेशन और इसमें कोई डिफरेंस है। तो देखो जरा, इसमें एच नॉट क्या बनेगा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 7.5 और एच ए क्या बनेगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 7.5। ठीक है, अब एक जेड कैलकुलेटेड निकालेंगे, वो तो आपको पता ही है, मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बाई रूट एन, क्योंकि ये मीन का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मीन इज सैंपल मीन इज 7.8 माइनस 7.5 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.2 बाई रूट अंडर 25। पूरा सॉल्व करके आ गया 1.25। अब फॉर 2 टेल टेस्ट अल्फा अगर 0.01/2 कर दें तो 0.005 आएगा, इधर भी 0.005 आएगा। तो जेड क्या हो जाएगा बताओ, 1.28 एंड दिस इज जेड इज इक्वल टू माइनस 1.28। ये भी रटवाया हुआ है 99% पे। जेड की वैल्यू 2.58 99% है ना। 3 वैल्यू रटवाई हुई है मैंने, 95% पे 1.96 और 2.58 99% पे और 90% पे कितना 1.65। तो ये आ गया ये, और हमारा जेड कैलकुलेटेड कितना आया है 1.25 आया है। तो 1.25 तो कहीं यही लाई करेगा ना 1.25। सो एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड, एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड। ठीक है, हेंस मीन थिकनेस इज ऑलमोस्ट सेम। जो सैंपल का है वो आइडियल सिचुएशन के साथ क्या है, ऑलमोस्ट सेम है।
ठीक है, अब आ जाओ टाइप 2 पे। अब देखो जरा सेकेंड पार्ट में क्या था। फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकेंड पार्ट में है यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट 1 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 2 एरर। मतलब बीटा निकालना है व्हेन म्यू इज इक्वल टू 7.3। तो बीटा होता क्या है? बीटा का मतलब होता है टाइप 2 एरर। बीटा व्हेन मीन इज 7.3 का मतलब होता है P फॉर H नॉट इज नॉट रिजेक्टेड विथ म्यू इज इक्वल टू 7.3, यानी नॉट रिजेक्टेड विथ म्यू इज इक्वल टू 7.3 जो जेड आएगा, तो हम लोगों को ये वाला एरिया निकालना है। और पता है जेड कैसे निकलेगा? जेड निकलेगा 7.8 माइनस 7.5 ना करके 7.3 करना है, क्योंकि म्यू नॉट अब इस बार बदल गया है, 7.3 हो गया है, अपॉन स्टैंडर्ड डिविजन बाय रूट n, तो 1.20 बाय रूट 25। जेड की वैल्यू निकाली तो ये आ गया 2.0833, तो ये आ गया 2.0833, इधर आ गया माइनस 2.0833। अब इसके बीच का एरिया निकालना है, तो बीटा ऑफ 7.3 इज इक्वल टू बीटा ऑफ 7.3 इज इक्वल टू फाई ऑफ 2.0833 माइनस फाई ऑफ माइनस 2.0833। पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.9812 माइनस 0.0188, ये आ गया 0.96240। ठीक है, तो ये आ गया बीटा। अब इन्होंने कहा है थर्ड में यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फाइंड द अप्रॉक्सीमेट सैंपल साइज टू इंश्योर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ टाइप 2 एरर इज 10% व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 0.01। मतलब सैंपल साइज क्या होना चाहिए जिसमें बीटा हमारा कितना हो, 10% हो, और अल्फा कितना हो, 0.01। तो देखो वैसे तो ये हमारे कोर्स से बाहर था, लेकिन अब इन्होंने डाल दिया है तो ये बताना पड़ेगा, गलती से हो सकता है कि इन्होंने क्वेश्चन दे दिया होगा। अल्फा दिया हुआ है 0.01, एन निकालना है हमें, क्योंकि सैंपल साइज डिटर्मिनेशन व्हेन बीटा इज गिवन ये हर चैप्टर में 8 और 9 में दोनों में गायब है हमारे कोर्स से, लेकिन इन्होंने दे दिया है कि बीटा से सैंपल साइज डिटर्मिनेशन निकालना है। ठीक है, तो जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा उनको इसका फुल मार्क्स मिला होगा, क्योंकि वो हमारे कोर्स में नहीं है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन फ्रॉम बीटा। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो पावर निकालते हैं, पावर P इज इक्वल टू 1 माइनस बीटा होता है, यानी 1 माइनस टाइप 2 एरर, तो 1 माइनस 0.10 यानी कि 0.90, इसका पावर हो गया, पावर ऑफ दिस टेस्ट इज 0.9। अब जेड बीटा फॉर बीटा इज इक्वल टू 0.10, लगभग कितना हो गया, 1.28, 2 टेल्ड में। जैसे अल्फा के लिए निकालते थे ना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए, वैसे ही बीटा के लिए जेड बीटा हो गया, जेड अल्फा भी होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 1.2, जेड अल्फा बाई 2 फॉर अल्फा इज इक्वल टू 0.01। 99% के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल में मैंने रटवाया हुआ है 2.58। एक फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट है 7.5, म्यू वन है 7.3। तो एक टर्म होता है जो कि आपने नहीं पढ़ा हुआ, डेल्टा इज इक्वल टू इफेक्ट साइज। डेल्टा क्या होता है, इफेक्ट साइज, दोनों के बीच में जो गैप होता है। ये मैंने बार बार कहा कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर पता नहीं कैसे दे दिया, हो सकता है कि टीचर को नहीं पता होगा और उन्होंने कुछ भी उठा करके दे दिया। 7.5 माइनस 7.3 ये सिलेबस से आउट है हमारे, ये आ गया 0.2। मतलब जो हमारा म्यू वन है और म्यू नॉट उसके बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं इफेक्ट साइज डेल्टा, वो निकाल लिया हम लोगों ने 0.2। अब एन का फॉर्मूला क्या होता है वो देखो, जेड अल्फा बाई 2 प्लस जेड बीटा इंटू स्टैंडर्ड डिविजन बाई डेल्टा का होल स्क्वायर। अब अगर ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता तो कोई भी लगा सकता है, इतना मुश्किल तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये कोर्स में ही नहीं था। 2.58, लेकिन अब आप कर लो तैयारी, कुछ भी डी यू वाले हैं कुछ भी कर सकते हैं, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 अपॉन डेल्टा कितना आया 0.2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 535.83। तो n कितना होना चाहिए, लगभग 536 होना चाहिए मिनिमम। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के ए का थर्ड पार्ट।
अब 6 का बी चलते हैं. Students looked at the effect of a certain fertilizer on plant growth. The students tested this fertilizer on one group of plants. ये सब होता है बच्चे एग्रीकल्चर में जो रिसर्च वगैरह करते हैं ना, वो लोग भी इकोनोमेट्रिक्स पढ़ करके लगाते हैं. तो ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स एंड डिड नॉट गिव फर्टिलाइजर टू अ सेकेंड ग्रुप. मतलब दो तरीके का स्टडी कर रहे हैं रिसर्च में, एक को फर्टिलाइजर दिया है, एक को फर्टिलाइजर नहीं दिया है. द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन मिलीमीटर ओवर 6 वीक्स आर एज फॉलोज. दोनों का याद रखना. ए में क्या है, फर्टिलाइजर दिया है, वन ग्रुप ऑफ प्लांट्स ग्रुप ए डिड नॉट गिव फर्टिलाइजर टू. ठीक है, इसमें फर्टिलाइजर दिया गया है और ग्रुप बी में फर्टिलाइजर नहीं मिला है. टेस्ट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वेदर द फर्टिलाइजर इनहैंस्ड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और नॉट एज्यूम इक्वल वेरिएंस. मतलब दोनों का वेरिएंस इक्वल एज्यूम करने को कहा है. और ये कहा है कि क्या फर्टिलाइजर यूज करने से कुछ ग्रोथ हुआ है, यानी उसका एवरेज हाइट जो है, उसका जो एवरेज हाइट है क्या है, ग्रोथ को जो जिसमें भी मेजर कर रहे हैं, क्या वो बड़ा है, क्या वो मोर देन है फर्स्ट ग्रुप के लिए, यही हमें चेक करना है. तो इसमें 1 टेल टेस्ट लगेगा बच्चे. तो क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, यस टू फर्टिलाइजर वाला है, फर्टिलाइजर वाला है ग्रुप ए, और नो टू फर्टिलाइजर वाला ग्रुप है ग्रुप बी. ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है तो इसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं. इसमें एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है 55, 61, 33, 57, 17, 46. सबका सम किए ये आ गया 269. फिर x माइनस 260, अच्छा मीन भी तो निकालेंगे ना. मीन कितना आ गया 269/6, ये आ गया 44.833, क्योंकि n इज इक्वल टू कितना है 6 है, n1 x1 बार आ गया. अब सब में से 44.833 माइनस करके और फिर इसका होल स्क्वायर भी करेंगे और यहाँ पे सम भी करेंगे, x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर का सम. ठीक है, तो ये आ जाएगा s1 स्क्वायर समेशन x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई n1 माइनस 1. तो ये आ जाएगा 284.17. ये सब मैंने निकाल रखा है तो सीधा आपको बता रहे हैं, आप निकालोगे तो यही आएगा. इस बार कैलकुलेशन करना पड़ रहा है क्योंकि डेटा ही दिया हुआ ना. देखो ना क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है, 6 डेटा है, 4, 5, 6 इतना ही देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते. कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना तो टाइम लगता है. अब दूसरे में y में दिया हुआ है 31, 27, 12, 44, 9, 25. उसी तरीके से समेशन y निकालेंगे तो 148. n2 यहाँ पर 6 है, तो जब y मीन निकालेंगे तो 148/6, ये हो जाएगा 24.666667. फिर वही वैसे ही स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे समेशन y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर करेंगे और फिर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालेंगे. सैंपल का क्या फॉर्मूला होता है, अच्छा स्क्वायर है ना तो रूट हटा दो, समेशन y माइनस वाई मीन का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1, क्योंकि सैंपल का निकाल रहे हैं. तो ये सब सॉल्व वॉल्व करने के बाद 137.47 आया. s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर आ गया. अब यहाँ पर इक्वल वेरिएंस है, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, पूल्ड टी टेस्ट. इक्वल वेरिएंस है सो वी यूज पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन. अब कौन सा स्टैंडर्ड डिविएशन लें, एक है और दो है, दोनों टाइप के हैं. अब टाई हो गया कि भाई किस स्टैंडर्ड डिविएशन को लेंगे, तो उस केस में हम लोग क्या लेंगे, पूल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन लेंगे. तो SP इज इक्वल टू रूट अंडर n1 माइनस 1 बाई, आपको पता ही है n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 बाई n1 प्लस n2 माइनस 2 इंटू s2 स्क्वायर. यही करते हैं ना. यह आ जाएगा रूट अंडर 5 इंटू 284.17. ठीक है, 5 इंटू, क्योंकि 6 था तो 5 इंटू, नीचे में आ जाएगा कितना था पहले वाले में 6 था, n1 इज इक्वल टू 6, n2 इज इक्वल टू 6, तो n1 प्लस n2 माइनस 2, तो ये आ गया 10 आ गया, 12 में से 2 गया 10 प्लस n2 कितना हो गया 6 माइनस 1 5 इंटू s2 स्क्वायर इज 137.47 अपॉन में 10.
पूरा सॉल्व करके ये आ गया 14.52। इन्होंने पूछा था कि क्या ग्रोथ है, इसके लिए कैसा बनेगा। पहले वाले में हम लोग न्यूट्रल रखते हैं ना, तो ग्रोथ नहीं है। दूसरे वाले में हाँ ग्रोथ है, ये मान लिया हम लोगों ने। तो राइट टेल्ड टेस्ट लगाएंगे बच्चे, राइट टेल्ड टेस्ट लगाएंगे। राइट टेल्ड टेस्ट लगाएंगे तो अब बताओ कि टी कैलकुलेटेड निकालेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों जो है n1 भी लेस देन 30, n2 भी लेस देन 30, तो क्या यूज़ करेंगे, टी टेस्ट। तो टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों के मीन में से नल वाला स्टेटमेंट माइनस और अपॉन में एस पी रूट अंडर 1/n1 प्लस 1/n2। बात वही होता है, एस पी स्क्वायर 1/n1 प्लस n2, फिर उसका अंडर रूट लेते हैं तो एस पी स्क्वायर का स्क्वायर हट गया, एस पी लिख दिया, बात बराबर ही है। इससे पहले भी जब हमने किसी क्वेश्चन में लगाया था। तो देख रहे हो कि ये पूल्ड वाले का बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो आपको पूल्ड वाले पे फोकस करना है इस पर। 833 माइनस 24.667, क्योंकि पहले ना पूल्ड वाला नहीं हुआ करता था, ये पिछले बार ही ऐड किया था, तो पूल्ड वाले से पूछना इनका हक बनता है बच्चे। जब कोई चीज़ नया चीज़ ऐड करते हैं तो पूल्ड वाले से नहीं पूछते। तो ये आता है 2.407। ये तो हमारा टी कैलकुलेटेड आ गया। अब क्रिटिकल टी वैल्यू देखेंगे टेबल से, तो उसके लिए हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, n1 प्लस n2 माइनस 2 है, यानी कि 10 है, और अल्फा कितना है 0.05 है। 1 टेल है तो सारा का सारा अल्फा सिर्फ राइट हैंड साइड पे ही होगा, ध्यान रहे सारा का सारा अल्फा जो है वो राइट साइड पे ही होगा। अब ये हमें निकालना है टी, तो टी आ गया आपका 1.812 जब आप टेबल देखोगे, और हमारा टी कितना आ रहा है, हमारा टी आ रहा है 2.407, ज़्यादा ही है 2.407। तो H0 इज रिजेक्टेड, H0 इज रिजेक्टेड, तो यस इम्प्रूवमेंट हुआ है, हेंस इफ इम्प्रूवमेंट हैज अकर्ड, मतलब फर्टिलाइजर देने से ग्रोथ ज़्यादा हुई है, ये हमने टेस्ट भी कर लिया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का बी। अब आते हैं हम लोग अपने पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इसमें ए बी सी डी 4 पार्ट है। तो 7 का ए देखते हैं। ये रहा, द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ अ फैक्ट्री वांट्स टू नो whether the true average time required by a night guard to walk his round is 30 minutes, मतलब म्यू नॉट दे रखा है 30 minutes। इफ इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 राउंड, सब उसे 25 राउंड्स लिया गया, 25 दिन उसको सर्वे किया गया, और उससे उसका कुछ और निकला होगा, एवरेज निकला 38.8 में, यानी 30.8 मिनट्स जो है ये सैंपल मीन है, विथ अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.5 मिनट, ये भी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। Determine whether this sample provides evidence to reject the null hypothesis of mu is equal to 30 minutes in favor of alternative hypothesis. Use a p value। अच्छा, हम लोगों को p value यूज करना है यहाँ पर, इसलिए ये थोड़ा अलग है। Hypothesis at 1 and interpret the result। ठीक है। देखो, तो ये थोड़ा सा अलग इसलिए हुआ क्योंकि इसमें p value यूज करना है। mu is equal to 30 minutes दिया हुआ है, n 25 राउंड्स लिया गया, उसमें उसका आया 30.8 मिनट्स, 30.8 मिनट्स, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 1.5 मिनट्स। ठीक है, अब इधर देखो H0, हम लोग को ये देखना है कि क्या म्यू 30 है उसका, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि नहीं भाई म्यू 30 नहीं है, म्यू तो 30 से ज़्यादा लग रहा है उसको एवरेज टाइम। ठीक है, अब ज़्यादा जब लिया है ऑल्टरनेटिव में तो राइट टेल टेस्ट लगाएंगे। n 25 लिया है तो क्या लगेगा, n इज 25 जो कि 30 से कम है, तो वी यूज टी टेल्ड टेस्ट लगाएंगे। तो टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बाय रूट n। मीन कितना है 30.8 सैंपल मीन, माइनस म्यू कितना है 30, बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.5, बाय रूट n मतलब रूट 25। तो टी कैलकुलेटेड पूरा सॉल्व करने के बाद आ गया आपका 2.67। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना था बताओ, n-1, n कितना था 25 - 1,
यानी कि 24, और अल्फा कितना दे रखा है 0.01। लेकिन हम लोग पी वैल्यू निकालेंगे, पी वैल्यू से करना है बच्चे। तो जो भी हमारा टी कैलकुलेटेड आया है ना 2.67, ये राइट टेल टेस्ट है या लेफ्ट टेल टेस्ट है? राइट टेल टेस्ट है, तो इसका पी वैल्यू सिर्फ ये होगा, सिर्फ ये होगा, ठीक है। तो पी वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, तो 0.006। आपको करना क्या है, तो टी टेबल में ना जो टी का टेबल होगा उसमें 2.6 देखना है, और फिर उसका अल्फा देखना है कि अल्फा कितना है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 24 ही रखना है, 24 के सामने में अल्फा देखना है कि किस अल्फा में ये आ रहा है, तो 0.006 में आ रहा है, ठीक है। तो पी वैल्यू आ गया 0.006, तो अल्फा इतना है। अब पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, सो वी रिजेक्ट एच नॉट। इसके ऊपर 0.006 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका बी पार्ट करते हैं, 7 का बी पार्ट। 7 के बी पार्ट में देखो तो जरा क्या है क्वेश्चन में। बी पार्ट में डिटरमाइन बेस्ड ऑन द सैंपल डेटा शोन इन द फॉलोइंग टेबल वेदर ट्रू प्रोपोर्शन ऑफ शॉपर्स फेवरिंग शैम्पू ए ओवर शैम्पू बी। मतलब दो शैम्पू, एक शैम्पू ए है एक शैम्पू बी है। इज द सेम इन द टू सिटीज, क्या दिल्ली और पुणे में सेम है शैम्पू ए और शैम्पू बी? मतलब ये देखो ना, दिल्ली में 132 है, 68 से ज़्यादा है, 160 90 से ज़्यादा है। तो क्या ये दोनों शहर में एक जैसा है? यूज़ दी लेवल 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। टोटल है 200 और 250। चलो इसमें भी वही 2 टेल वाला, मतलब सैम्पलिंग 2 सैम्पल्स वाले करने हैं, 2 सैम्पल्स वाले ए बी। पहले में दिल्ली में P1 आ रहा है 132/200, जो कि आ रहा है 0.66 ए शैम्पू का। Q1 कितना आ रहा है, तो 68/200 यानी कि 0.64। अब दिल्ली के बाद है पुणे। पुणे में P2 निकलेगा, पुणे में कितना था, पुणे में है 160 आउट ऑफ 250, तो 160 आउट ऑफ 250 यानी कि 0.64। तो Q2 कितना हो जाएगा 90/250 यानी कि 0.36। तो H0 हम लोग ये मानेंगे, H0 ये मानेंगे कि दोनों शहर में क्या प्रोपोर्शन सेम है। तो P1 मतलब ये कहा जाता है ना 66% और 60 मोर और लेस तो सेम दिख रहे हैं, लेकिन क्या इसको हम सही में सेम माने पॉपुलेशन के लिए? तो वो तो सैम्पलिंग के बेसिस पे ही करेंगे। तो H0 में मान रहे हैं P1 इज इक्वल टू P2, HA में मान रहे हैं P1 इज नॉट इक्वल टू P2। अब हम लोग एट अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.05, Z निकलेगा 1.96। अब देखो Z इज इक्वल टू 1.96 फॉर 2 टेल टेस्ट। 2 टेल टेस्ट के लिए Z कितना हो गया 1.96 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे पूल्ड प्रोपोर्शन, पूल्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे यानी कि कंबाइंड P। अब ये पूल्ड वाले के लिए क्या कंडीशन है, तो ये मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है, चैप्टर 9.4 में है। पूल्ड के लिए है कि M P1 हैट निकालो, कितना आ रहा है P1 हैट, M कितना है, सैंपल साइज 200 है, 200 इंटू क्या है 0.66, तो ये आ रहा है 132 जो कि 10 से बड़ा है। इसी तरीके से जब आप चेक करोगे ना तो सब आएंगे, M Q1 हैट भी 10 से बड़ा, N P1 हैट 10 से बड़ा, M N P2 होगा ना P2, N Q2 हैट भी 10 से बड़ा। तब हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ पूल्ड प्रोपोर्शन टेस्ट, ठीक है। तो उस केस में हम लोग P ये वाला निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, M/M + N इंटू P1 प्लस N/M + N इंटू P2, कंबाइंड प्रोपोर्शन निकालते हैं। M कितना है, यानी कंबाइंड प्रोपोर्शन सीधा हो जाता है x + y। जब आप इसका कॉमन लोगे ना M + N, तो M P1 आ जाएगा x और N P2 आ जाएगा y, बात बराबर ही होता है।
एम पी वन भी एक्स ही आ जाता है और एन पी टू भी क्या आ जाता है। क्यों? क्योंकि पी वन इज इक्वल टू होता है एक्स बाई एम, तो एम पी वन क्या आ गया, एक्स आ गया। फिर पी टू इज इक्वल टू हो जाता है वाई बाई एन, तो वाई क्या आ जाएगा, पी टू एन आ गया। बात बराबर ही है, समझे। तो एक्स प्लस वाई बाई एम प्लस एन, एक्स प्लस वाई कितना हो गया 132 प्लस 160, फेवरेबल बाई टोटल 200 प्लस 250, तो ये आ गया 0.64889। अब जेड जब कैलकुलेटेड निकालोगे तो जेड कैलकुलेटेड आ जाएगा पी वन माइनस पी टू हैट, ये सब 9.4 में आपको मिलेगा। पी वन माइनस पी टू नल हाइपोथेसिस वाला, और नीचे में आ जाएगा रूट अंडर ये जो निकाला है पूल्ड वाला 1/m प्लस 1/n। तो इसमें पुट करो पी वन माइनस पी टू कितना है, पी वन है 0.66 एंड दिस इज 0.64, तो 0.66 माइनस 0.64 माइनस पी वन माइनस पी टू, तो जीरो माना है ना नल हाइपोथेसिस में, रूट अंडर ये तो निकाल लिया है, दिस इज 0.64889 इंटू 1 माइनस 0.64889 इंटू 1/m, 1/m यानी 1/200 प्लस 1/250, ये सब अंडर रूट में ही है। पूरा सॉल्व वॉल्व करके आ गया 0.44 आ गया। अब जेड हमारा था कितना 1.96 था ना, और ये इतना आ गया, तो बताओ एच नॉट हमारा रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। जब आप बनाओगे -1.96 प्लस 1.96, लेकिन 0.44 तो एक्सेप्टेंस रीजन में लाइक कर रहा है, सो एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड। तो इन्होंने पूछा था कि क्या दोनों शहर में सेम रिस्पॉन्स है, तो एच नॉट इज नॉट रिजेक्टेड, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ जी सही सेम रिस्पॉन्स है, हाँ जी सेम रिस्पॉन्स है, ठीक है। नॉट रिजेक्टेड मतलब लगभग लगभग सेम रिस्पॉन्स है, सो यस ऑलमोस्ट सेम रिस्पॉन्स इन दिल्ली एंड पुणे लोगों का इन बोथ दी सिटीज। समझ में आ रही है बात, हाँ जी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सी। 7 के सी में क्या है जरा एक नजर देख लो। Let x1 and x2 constitute a random sample from the normal population with sigma square is equal to 1, यानी दोनों के लिए सिग्मा स्क्वायर क्या है 1 है। Null hypothesis है mu is equal to mu naught is to be rejected in favor of the alternative hypothesis mu greater than mu naught। ठीक है, बहुत बढ़िया, इन्होंने नल और ऑल्टरनेट दोनों बना दिया है। When is the size of the rejection region, when is the, अच्छा what is the size of rejection alpha, अल्फा इस बार पूछा है, ठीक है ठीक है ठीक है, इस बार अल्फा पूछा है। चलो देखो जरा इन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन बड़ा कम दिया हुआ है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो सिग्मा मीन का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है, देखो जरा मीन क्या होता है x1 प्लस x2/2, तो वेरिएंस ऑफ मीन जब आप करोगे तो 1/2 का स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x1, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/4, और इधर आ जाएगा वेरिएंस ऑफ x1 इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर ही रह जाएगा, तो 2/4 यानी कि 1/2, तो मीन का आ गया 1/2, ठीक है, मीन का आ गया 1/2। तो अब ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, मीन फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन है म्यू और ये है 1/2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एच नॉट इन्होंने कहा है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, एच ए का है म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, अल्फा पूछा है, मीन इज इक्वल टू क्या है x1 प्लस x2/2 है। तो अब जेड जब निकालेंगे तो जेड क्या आ जाएगा μ1 प्लस μ2/2 माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, सिग्मा इज 1/2 और रूट एन कितना हो गया 1/√n, समझ में आ रहा है, सिग्मा बाई रूट एन यानी ये आ गया, तो ये आ गया, अच्छा इसको सीधा मीन ही डाल दें, मीन माइनस म्यू नॉट
बाई 1/2√n, तो ऊपर चला गया, ये बन गया √n और इंटू 2, ऊपर में ही मल्टीप्लाई हो गया, z आ गया। अब इन्होंने कहा है कि रिजेक्शन रीजन होना चाहिए, रिजेक्शन रीजन ग्रेटर देन वाला है ना, तो P फॉर Z, इसको मान लो Z1 निकाला, P फॉर Z ग्रेटर देन Z1, इसके बारे में क्या दे रखा है, रिजेक्शन रीजन कितना होना चाहिए, रिजेक्शन रीजन दैट इज अल्फा। व्हाट इज द साइज ऑफ द रिजेक्शन रीजन, इज टू बी रिजेक्टेड इन फेवर ऑफ द ऑल्टरनेटिव, क्या होना चाहिए रिजेक्शन रीजन का साइज, सीधा यही पूछा है। तो Z ग्रेटर देन Z1 इज योर अल्फा रिजेक्शन रीजन, तो P फॉर Z ग्रेटर देन Z1 निकालेंगे, तो P फॉर Z ग्रेटर देन Z1 यानी कि x0 माइनस म्यू नॉट अपॉन इंटू क्या आ जाएगा, √n इंटू 2। अब यहाँ पर ना एक स्टैंडर्ड केस में मानना पड़ेगा कि मीन म्यू नॉट से कितना ज़्यादा है। मान लो कि अगर 1 ज़्यादा है, ये भी क्वेश्चन में वैसे हालांकि देना चाहिए था, अब नहीं दिया है तो क्या करें, और सैंपल साइज तो 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 ही आ जाएगा, क्योंकि n तो हमारा 2 है ना सैंपल साइज। 1 बाई, अच्छा सिग्मा क्या होता है, सिग्मा बाई √n, तो √2, तो 1/2 √2 हो गया, 2√2, ठीक है, तो 2√2, म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो P फॉर Z ग्रेटर देन 2√2 आ गया। 2√2 बोले तो कितना हो गया, P फॉर Z ग्रेटर देन 1.4 होता है ना, तो 2.828, इससे बड़ा जो भी होगा 1 माइनस 5 ऑफ 2.8 निकाल लेंगे, दैट विल बी लगभग कितना आएगा, 5 ऑफ 2.8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा वियर्ड जरूर लग रहा है क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ, इन्फॉर्मेशन बड़ा कम दिया हुआ है। कितना ज़्यादा होना चाहिए, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी इन द टेबल, जेड की वैल्यू कितनी है, 2.8, 2.8 में आ रहा है 0.9974, 1 माइनस 0.9974 माइनस करके लिख दो जो भी आ रहा है, दैट इज योर अल्फा, ठीक है। तो इसमें ये कितना बड़ा होना चाहिए दिया नहीं था, तो ये यहाँ पे एक एजम्पशन लेना पड़ा कि ये म्यू नॉट से 1 ज़्यादा है। समझ में आई बात, हाँ जी। अब नेक्स्ट है डी, लास्ट, रैंडम सैंपल ऑफ nx इज इक्वल टू 7 ब्रांड x लाइट बल्ब बिल्डेड x इज इक्वल टू 891 आवर्स एंड s स्क्वायर इज इक्वल टू 9201, तो वो मीन है, x नहीं है, x मीन है। रैंडम सैंपल ऑफ n 10 ब्रांड्स, मतलब सैंपल साइज है 10, इसका एवरेज है 592 एंड वेरिएंस है 4856। अब ये वाला चेक करना है हम लोग को, H0 सिग्मा x स्क्वायर बाई सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस सिग्मा x स्क्वायर बाई सिग्मा y स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ठीक है। यूज द लेवल ऑफ, अब ये एफ टेस्ट का एक क्वेश्चन आ गया जो कि 9.5 में है, सिग्निफिकेंस एज दिस वन, स्टेट योर अजम्पशन इन कंक्लूडिंग द टेस्ट, ठीक है। जो जो दिया हुआ है, नल में दिया हुआ है दोनों 1 होना चाहिए और ऑल्टरनेट में दिया हुआ है ग्रेटर देन का। तो ये हम लोगों ने 9.5 में पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी, nx दिया हुआ है 7, वहीं पे ny दिया हुआ है 10, मीन दिया हुआ है 891, इधर दिया हुआ है y मेन इज इक्वल टू 592, वेरिएंस पहले वाले का है 9201 और दूसरे वाले का है 4856। इन्होंने कहा है कि H0 आप ले लो, क्या ले लो, H0 कि दोनों सेम है वेरिएंस, सिग्मा x स्क्वायर बाई सिग्मा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक तरीके से इक्वल वाली ही बात हो गई। HA में बोला है सिग्मा x स्क्वायर बाई सिग्मा y स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 यानी इसको अगर उधर लेते जाओगे तो सिग्मा x स्क्वायर इज ग्रेटर देन सिग्मा y स्क्वायर, ये राइट टेल्ड टेस्ट हो जाएगा, राइट टेल्ड टेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, अल्फा कितना दिया हुआ है 0.05, ठीक है। अब कैलकुलेटेड एफ जब निकालेंगे तो ये एस एक्स स्क्वायर बाई एस वाई स्क्वायर निकलेगा, 9201 बाई 4856, ये आ जाएगा 1.895, ठीक है। अब आपको एफ टेस्ट याद है ना कि 2-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चलते हैं, एक ऊपर से नीचे और फिर एक लेफ्ट टू राइट भी चलता है। न्यू 1 फर्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना हो गया पहले वाले सैंपल का, n1 - 1 यानी कि 6,
ν2 n2 माइनस 1, पहले वाले दूसरे वाले में 10 है तो 10 में से 1 गया 9, अल्फा है 0.05। तो फ्रॉम टेबल, अब ध्यान से देखो कौन से f की वैल्यू देखेंगे। राइट टेल टेस्ट में f का ये होता है, ये वाला f होता है f अल्फा ν1 ν2, सिंपल सा। तो f अल्फा ν1 ν2 निकालेंगे तो f 0.05, 6 और 9। जब आप टेबल में देखोगे तो इधर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इधर भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, इधर ν1 है, इधर ν2 है। अपना पूरा चेक वेक करके और फिर यहाँ पे अल्फा के 4-5 वैल्यूज है, सब मैंने क्लास में बताया हुआ है। उसके सामने में देखोगे तो आपको मिलेगा 3.37, किसके सामने में, 0.05 के सामने में। तो दिस इज 3.37, हमारा कितना आ रहा है 1.895, तो इधर में आ गया 1.895। तो H नॉट इज नॉट रिजेक्टेड। ये राइट टेल टेस्ट था ना, इसलिए सारा का सारा अल्फा एक ही साइड कॉन्सेंट्रेटेड था। H नॉट इज नॉट रिजेक्टेड पहले लिख लेते हैं, तो दोनों का वेरिएंस सेम है, सो बोथ हैव सेम वेरिएंस। अब आपको थोड़ा सा याद दिला दे कि अगर 2 टेल्ड होता तो क्या हो जाता, नोट में ये अलग से, अगर लेफ्ट टेल टेस्ट होता तो फिर इसके लिए हम लोग निकालते f1 माइनस अल्फा ν1 ν2, समझ में आ गया, लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए। और अगर 2 टेल्ड होता तो इधर भी होता और इधर भी होता, तो इसके लिए हम लोग निकालते f1 माइनस अल्फा बाई 2 ν1 ν2, और इधर निकालते तो f अल्फा बाई 2 ν1 ν2, वही अल्फा 2 पार्ट में बट जाता। तो ये 2 टेल्ड के लिए है और ये लेफ्ट टेल्ड के लिए है, समझ में आई बात। तो इसके साथ ही हमारा पेपर होता है कंप्लीट। अब पेपर करने के बाद हो सकता है कई बच्चों को अच्छा लग रहा होगा कि भाई मैंने कर लिया, 1 ही 2 क्वेश्चन थे मुश्किल से जो आउट ऑफ सिलेबस थे या थोड़े से घुमा करके दिए हुए थे, 2 क्वेश्चन के अलावा और कुछ ऐसा नहीं था, सारे तो हो ही जाने हैं। 2-3 क्वेश्चन में हो सकता है कितना भी बच्चा पढ़ ले तो 2-3 क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आ ही जाती है उनको, क्योंकि ये कोई स्कूल का एग्जाम थोड़ी है कि जिस टीचर ने पढ़ाया उसी ने पेपर दिया, उसी ने चेक भी किया, उसी ने टॉप भी करा दिया, ऐसी बात तो होती नहीं है। तो यहाँ पर तो बच्चे 2-3 क्वेश्चन का आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। अब वो अगर दिमाग में क्लिक कर गया तो बहुत बढ़िया, नहीं क्लिक किया तो कुछ भी लिख करके आ जाना, स्टेप मार्किंग तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बातें हो गई। अब लेकिन कुछ बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होगा, तो उन बच्चों के लिए स्पेशली हम बोलेंगे, जिन बच्चों को डर नहीं लग रहा वो लोग तो बहुत आराम से अब अपना क्या करो कि एग्जाम में अब कुछ ही दिन बचे हैं तो बस रिवीजन बार बार करो, सारे एग्जाम्पल को देख जाओ, और जितना पेपर करोगे ना उतना फ़ायदा होगा। तो पेपर ज़्यादा करो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर से कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके टाइम पर बात करने की जरूरत नहीं, पेपर को जितना बार 2 बार 3 बार पेपर को देख लो, वो भी फुल पेपर को देखना, ठीक है। अब जिन बच्चों को डर लग रहा है उनके लिए एक मेरा सजेशन होगा कि आप हमारा क्रैश कोर्स ले लो, क्रैश कोर्स में जल्दी जल्दी सारा कुछ कर लो, कॉन्सेप्ट वगैरह। उसके बाद से जब आप पेपर देखोगे ना तो आपके भी पास होने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि अब आप होप छोड़ दो कि मेरे से नहीं होगा, अगले साल देखेंगे, वो नहीं करना। अगले साल तो मैं स्टैट्स तो कर लोगे, लेकिन अब जो इक्वाट्रिक्स आएगा उसमें क्या करोगे, समझ में आ गई बात। तो अगले साल 4th सेम में फिर तुम्हारा इक्वाट्रिक्स आने वाला है, तो उसके साथ तो स्टैट्स भूल ही जाओ, बहुत टफ है इक्वाट्रिक्स। तो कभी भी कुछ बाद में नहीं होता, जो होता है अभी ही होता है। तो अभी आप क्रैश कोर्स लो हमारा और फिर ये सारे पेपर्स कर लो, वो आपका बेस भी बना देगा और एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब कैसे क्या लेना है तो नीचे में हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। अभी तक के लिए इतना ही। आप हमारा एमएमई और स्टैट्स दोनों के क्रैश कोर्स ले सकते हो और मैक्रो के भी ले सकते हो। जो भी आपको यहाँ से हेल्प चाहिए आप बेझिझक मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिलेगा। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। 3rd सेम में फिर हम लोग एमएमई 3 के साथ मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय 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 बाय।